शो में आपका स्वागत है। शिव खेड़ा की जीत आपकी ये शायद उन गिनी चुनी किताबों में से है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने या तो पढ़ी है या कम से कम इसके बारे में सुना तो जरूर है। इसका कवर पेज आज भी याद है। अरे बिल्कुल। एक जमाने में तो मतलब हर घर में मिल जाती थी ये किताब। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये लाइन तो जैसे एक मुहावरा ही बन गई थी। सही कहा। तो आज हम सिर्फ इस किताब को दोहराने नहीं वाले हैं। आज हम इसकी सतह के थोड़ा नीचे जाकर ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो आज की तेज तर्रार सोशल मीडिया वाली दुनिया में कितने खरे उतरते हैं। क्या ये बातें आज भी उतनी ही असरदार हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि आइडियाज समय के साथ बदलते हैं, या यूं कहें कि उन्हें देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। तो चलिए इस किताब के 3 बड़े आइडियाज, नजरिया, सफलता और प्रेरणा को आज के चश्मे से दोबारा देखते हैं। बढ़िया। शुरुआत करते हैं किताब के सबसे पहले और शायद सबसे अहम हिस्से से, नजरिया यानी एटीट्यूड। मुझे वो गुब्बारे वाले की कहानी हमेशा याद रहती है। हाँ, क्लासिक कहानी है कि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर क्या भरा है उसकी वजह से ऊपर जाता है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका असली मतलब बहुत गहरा है। किताब में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का जिक्र है कि 85% सफलता हमारे नजरिए पर, 85%? हाँ 85%, और सिर्फ 15% तथ्यों और जानकारी पर निर्भर करती है। और यही बात मुझे हमेशा चौंकाती है। अगर यह आंकड़ा सही है तो हम अपनी पूरी शिक्षा और ट्रेनिंग का लगभग 100% हिस्सा उस 15% को सुधारने में क्यों लगा देते हैं? हम नजरिए पर काम क्यों नहीं करते? शायद इसलिए क्योंकि नजरिए को मापना मुश्किल है, स्किल्स को मापना आसान है, लेकिन असल जिंदगी में यही नजरिया फर्क पैदा करता है। और इसी नजरिए की कमी को हीरो के खेत वाली कहानी बहुत अच्छे से दिखाती है। हाँ, वो किसान जो अपनी जमीन बेचकर कहीं और हीरे खोजने निकल पड़ता है। वो कहानी तो मतलब आज के दौर की कहानी लगती है। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की जिंदगी की चमचमाती तस्वीरें देखते हैं, किसी की शानदार नौकरी, किसी की विदेश यात्रा, और हमें लगता है कि हमारी जमीन तो बंजर है, असली हीरे तो कहीं और हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो किसान आज का वो इंसान है जो अपनी नौकरी से, अपने शहर से, अपनी जिंदगी से असंतुष्ट है, क्योंकि उसे लगता है कि असली खुशी, असली मौका कहीं और है। इसे आज की भाषा में फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम अपनी हीरो की जमीन को खोदने के बजाय दूसरों की हरी घास को देखकर जलते रहते हैं। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? किताब में पॉजिटिव नजरिया बनाने के 8 कदम बताए गए, लेकिन उनमें से कौन सा आज सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? मेरे हिसाब से 2 कदम सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। पहला है अच्छाई खोजने वाला बनना। अच्छा। एंड्रयू कार्नेगी का वो उदाहरण कि लोगों से डील करना सोना खोदने जैसा है। जी। सोना पाने के लिए आपको टनों मिट्टी हटानी पड़ती है, पर आपका ध्यान सोने पर होता है, मिट्टी पर नहीं। मतलब चाहे आपका बॉस मुश्किल हो या प्रोजेक्ट बोरिंग, उसमें भी कुछ सीखने लायक, कुछ सोना ढूंढने की कोशिश करना। एग्जैक्टली। और दूसरा कदम है काम को अभी करने की आदत डालना। किताब में इसे एक कमाल का नाम दिया गया है, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, यानी विश्लेषण का लकवा। अरे ये तो हमारी पीढ़ी की राष्ट्रीय बीमारी है। हाँ, कौन सी वेब सीरीज देखनी है ये तय करने में आधा घंटा निकल जाता है। छुट्टी पर कहाँ जाना है इसकी प्लानिंग में 6 महीने रिसर्च चलती है और आखिर में प्लान कैंसिल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। हम विश्लेषण करते करते एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें सबसे परफेक्ट चुनाव करना होता है। हमें डर लगता है कि कहीं हमारा फैसला गलत ना हो जाए, जबकि किताब कहती है कि एक ठीक-ठाक फैसला लेकर उस पर काम करना एक बेहतरीन फैसले का इंतजार करते रहने से कहीं बेहतर है। बस शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो नजरिया सही कर लिया, विश्लेषण के लकवे से भी बाहर आ गए, पर सिर्फ पॉजिटिव सोचने से तो मंजिल नहीं मिलती, एक्शन भी तो लेना पड़ता है। तो अब आते हैं किताब के दूसरे बड़े आइडिया पर, सफलता। हाँ, और किताब सफलता को एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक सफर मानती है। अर्ल नाइटिंगेल की परिभाषा है, सफलता एक योग्य लक्ष्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़ना है। यहाँ 2 शब्द बहुत अहम हैं, निरंतर और योग्य। निरंतर यानी ये एक कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। एक लक्ष्य पूरा हुआ तो अगला शुरू। लेकिन योग्य का क्या मतलब है? वर्दी, इसका क्या मतलब हुआ? योग्य का मतलब है कि आपके लक्ष्य आपके मूल्यों से, आपकी आत्मा से मेल खाने चाहिए, वरना आप दुनिया की नजर में तो सफल हो जाएंगे
पर अंदर से खोखला महसूस करेंगे। बहुत से अमीर और मशहूर लोग दुखी क्यों होते हैं? शायद क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए योग्य नहीं है, सार्थक नहीं है। और इस सफर में संघर्ष का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर वो तितली और कुकून वाली कहानी याद आती है, जिसे हम सब ने सुना है। हाँ बिल्कुल। कि कैसे एक लड़का मदद करने के इरादे से कोकून तोड़ देता है और तितली मर जाती है जी, क्योंकि वो संघर्ष ही उसके पंखों को मजबूती देने वाला था। और ये बात आज के दौर में बहुत मायने रखती है, खासकर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के जमाने में। सही बात है। जहां माँ बाप बच्चों को हर छोटी बड़ी मुश्किल से बचाने की कोशिश करते हैं। हम अनजाने में उन्हें उस जरूरी संघर्ष से दूर कर रहे हैं जो उन्हें मजबूत बनाता है। बिल्कुल। हम उन्हें वो कोकून तोड़ने ही नहीं दे रहे हैं। फिर जब वो असल दुनिया में आते हैं तो एक छोटी सी नाकामी भी उन्हें तोड़ देती है। वैसे नाकामी की बात आई तो किताब इस पर बहुत जोर देती है कि हर सफलता के पीछे असफलताओं की एक लंबी लिस्ट होती है। और ये बात हमें खुद को याद दिलानी बहुत जरूरी है। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले अनगिनत बार चुनाव हारे। वॉल्ट डिज्नी को ये कहकर निकाल दिया गया था कि उनमें कल्पना की कमी है। सोचिए, कमाल है, वॉल्ट डिज्नी को। हाँ। कर्नल सैंडर्स को अपनी चिकन रेसिपी के लिए 1000 से ज्यादा ना सुननी पड़ी थी। आज के इंस्टेंट सक्सेस के दौर में इतनी बार हारने के बाद कोई शायद ही टिका रह पाए। हम 2-4 रिजेक्शन में ही हिम्मत हार जाते हैं। इसीलिए किताब सफल लोगों के गुणों में दृढ़ता यानी परसिस्टेंस को सबसे ऊपर रखती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और गुण भी हैं, जैसे तीव्र इच्छा यानी बर्निंग डिजायर। हाँ, सुकरात वाली कहानी। हाँ बिल्कुल। जब तक सफलता की चाहत उतनी ही तीव्र न हो जितनी पानी में डूबते हुए इंसान को हवा की होती है, तब तक वो नहीं मिलती। एक और गुण है कड़ी मेहनत। हेनरी फोर्ड कहते थे, आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं उतने ही भाग्यशाली होते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आज हसल कल्चर और बर्नआउट की भी बहुत बातें होती हैं, तो क्या कड़ी मेहनत की कोई सीमा नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि किताब का मतलब अंधी मेहनत से नहीं है, इसका मतलब है फोकस्ड मेहनत। याद है वो लकड़हारे की कहानी, जो पेड़ काटने में इतना व्यस्त था कि अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने ही भूल गया। हाँ, और धीरे धीरे उसकी मेहनत बढ़ती गई और नतीजे कम होते गए। बिल्कुल। तो कड़ी मेहनत का मतलब सिर्फ घंटे लगाना नहीं है, बल्कि अपनी कुल्हाड़ी की धार यानी अपनी स्किल्स, अपनी सेहत, अपने ज्ञान को भी तेज करते रहना है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का बैलेंस जरूरी है। सही कहा। बिना आराम और सीखने के की गई मेहनत आपको बर्नआउट की तरफ ही ले जाएगी। सही बात है। तो हमारे पास सही नजरिया है और हमें सफलता का रास्ता भी पता है कि मेहनत करनी है, दृढ़ रहना है। लेकिन फिर भी कई बार सब कुछ जानते हुए भी सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। वो आग, वो ड्राइव कहाँ से आती है? और इसी के साथ हम आते हैं किताब के तीसरे हिस्से पर, प्रेरणा यानी मोटिवेशन। और ये सबसे मुश्किल पहेली है, क्योंकि प्रेरणा कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके। किताब इसे 2 हिस्सों में बांटती है, बाहरी प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा मतलब गाजर और डंडा, या तो बोनस का लालच या नौकरी से निकाले जाने का डर। हाँ, और ये काम तो करती है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। जैसे ही डंडा हटा या गाजर मिल गई, प्रेरणा खत्म। डर से मिली प्रेरणा तो और भी खतरनाक है। लोग सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितने से नौकरी बची रहे। कोई अपनी तरफ से पहल नहीं करता, कोई नया आइडिया नहीं देता। हाँ, माहौल में एक तनाव बना रहता है। तो इसका जवाब है आंतरिक प्रेरणा, जो अंदर से आती है। उस फुटबॉल खिलाड़ी की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो हमेशा बेंच पर बैठा रहता था, लेकिन एक दिन फाइनल में खेलने की जिद करता है। हाँ, और उस दिन वो ऐसा खेलता है जैसा किसी ने उसे पहले कभी खेलते नहीं देखा था। बाद में पता चलता है कि उसके पिता, जो अंधे थे और हमेशा मैच में आते थे, उनका 4 दिन पहले देहांत हो गया था। अच्छा। और लड़के ने कहा, आज पहली बार वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं। ये कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत हमारे रिश्तों, हमारे मूल्यों और हमारे विश्वास में होता है। उसे किसी बाहरी नाम की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। जब आपका क्यों बहुत मजबूत होता है तो कैसे आप ढूंढ ही लेते हैं। आंतरिक प्रेरणा टिकाऊ होती है क्योंकि वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। इसी से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट किताब में है कि कैसे एक मोटिवेटेड एम्प्लॉई धीरे धीरे डीमोटिवेट हो जाता है। इसके 4 चरण बताए गए हैं। हाँ, ये तो किसी भी ऑफिस की कहानी लगती है। हाँ, ये साइकिल बहुत कॉमन है। पहला स्टेज, प्रेरित लेकिन अप्रभावी। नया कर्मचारी है, जोश से भरा है, पर काम करना नहीं आता। दूसरा स्टेज, प्रेरित और प्रभावी।
ट्रेनिंग के बाद वो जोश में भी है और काम में भी अच्छा है। ये सबसे बेस्ट स्टेज है। और यहीं पर ज्यादातर कंपनियां गलती करती हैं। वो मान लेती हैं कि अब सब ठीक है, और फिर आता है तीसरा स्टेज, हताश लेकिन प्रभावी। सही। अब उसे काम तो आता है लेकिन उसका जोश मर चुका है। शायद उसे पहचान नहीं मिली या उसके काम में कोई चुनौती नहीं बची। वो बस 9 से 5 की नौकरी कर रहा है। और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो आखिरी स्टेज आता है हताश और अप्रभावी, और फिर उसे निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तो एक अच्छे मैनेजर या लीडर का काम सिर्फ काम करवाना नहीं, बल्कि अपनी टीम को उस दूसरे स्टेज यानी प्रेरित और प्रभावी बनाए रखना है। उन्हें लगातार चुनौती, पहचान और विकास के मौके देते रहना है। बिल्कुल। प्रेरणा को बनाए रखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक बार का काम नहीं है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो जीत आपकी हमें ये याद दिलाती है कि सफलता की चाबी कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये हमारे नजरिए, हमारे लक्ष्यों की सार्थकता और उस आंतरिक आग पर निर्भर करती है जो हमें हर दिन आगे बढ़ाती है। सही कहा। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ जानने सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि उन सिद्धांतों पर अमल करने के बारे में है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, हमें उसे लागू करना होगा। जाना काफी नहीं है, हमें करना होगा। जैसा कि किताब का मूल मंत्र है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारी अपनी हीरों की जमीन क्या है? वो कौन सी चीज, रिश्ता या हुनर हमारी अपनी जिंदगी में मौजूद है जिसे हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं? और आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है जिसे अलग ढंग से करके उसकी ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं? इस पर विचार जरूर करें। शिव खेड़ा की किताब जीत आपकी पर हमारी बातचीत के दूसरे और आखिरी हिस्से में आपका स्वागत है। जी। पिछली बार हमने मानसिकता और आत्मसम्मान की नींव पर बात की थी। आज का हमारा मिशन है उस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने वाले, मतलब जो 4 स्तंभ हैं, उन्हें समझना। बिल्कुल। लोगों से जुड़ने का हुनर, हमारी आदतें, लक्ष्य तय करना और आखिर में हमारे मूल्य। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चारों स्तंभ अलग अलग नहीं है। अच्छा। ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मतलब आप अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते अगर आपकी आदतें और चरित्र मजबूत नहीं है। सही बात है। और आप सही लक्ष्य भी तभी तय कर पाएंगे जब आपको पता हो कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मुकम्मल जिंदगी जीने का एक ब्लूप्रिंट है, कह सकते हैं। बहुत दिलचस्प नजरिए से आपने इसे जोड़ा है। चलिए इसी ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, पारस्परिक कौशल। मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना जिससे लोग जुड़ना चाहें। जॉन डी रॉकफेलर का एक मशहूर कथन है कि मैं लोगों के साथ व्यवहार करने की क्षमता के लिए दुनिया की किसी भी दूसरी काबिलियत से ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हूं। बिल्कुल, क्योंकि असल में व्यापार की समस्याएं नहीं होती, लोगों की समस्याएं होती हैं। हाँ, और इसी को समझाने के लिए किताब में एक बहुत प्यारी कहानी है। जीवन एक गूंज की तरह है। हाँ, वो कहानी बहुत अच्छी है। एक बच्चा घाटी में जाकर चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूं, और उसे वही आवाज वापस सुनाई देती है। और वो डर जाता है। उसकी माँ उसे वापस भेजती है और कहती है, इस बार जाकर कहो मैं तुमसे प्यार करता हूं। और जब वो ऐसा करता है तो उसे वही मीठी गूंज वापस सुनाई देती है। जीवन का सार यही है, हम जो बाहर भेजते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। मतलब रिश्ते भरोसे पर बनते हैं। पर यहाँ एक सवाल उठता है। किताब में एक लाइन है जो कहती है कि विश्वास प्यार से भी बड़ा सम्मान है। ये थोड़ा गहरा है। ये बहुत दिलचस्प पहलू है। इसका क्या मतलब है? हम जिनसे प्यार करते हैं उन पे भरोसा तो करते ही हैं, है ना? हमेशा नहीं। यही तो बात है। हो सकता है आप किसी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपको पता है कि आप उसे कोई राज नहीं बता सकते या पैसे उधार नहीं दे सकते। हाँ, ये तो होता है। प्यार एक भावना है, लेकिन भरोसा कमाया जाता है, और ये 4 चीजों से बनता है। रिलायबिलिटी, यानी आप जो कहते हैं वो करते हैं। ओके। कंसिस्टेंसी, यानी आपका व्यवहार भरोसेमंद है। रिस्पेक्ट, और सबसे जरूरी इंटेग्रिटी, यानी ईमानदारी, तब भी जब कोई देख ना रहा हो। वाह, ये तो रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। अच्छा, किताब में एक सुखद व्यक्तित्व बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम भी बताए गए हैं। जी। उनमें से एक है जीत जीत की सोच या विन विन अप्रोच। इसे समझाने के लिए स्वर्ग और नर्क की एक कहानी दी गई है। हाँ, वो कहानी कमाल की है। कहानी ये है कि स्वर्ग और नर्क दोनों जगहों पर लोगों के सामने शानदार भोजन परोसा गया था। ठीक है। लेकिन एक शर्त थी,
उनके हाथों में 4 फुट लंबे कांटे चम्मच बंधे थे जो मुड़ नहीं सकते थे। तो नर्क में लोग भूखे मर रहे थे? हाँ, क्योंकि वे खुद खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लंबे कांटों की वजह से खाना अपनी मुंह तक पहुंचा ही नहीं पा रहे थे। और स्वर्ग में? स्वर्ग में लोग खुश थे, गा रहे थे, क्योंकि वे एक दूसरे को खिला रहे थे। अच्छा। उन्होंने अपनी समस्या का समाधान सहयोग में ढूंढा। ये विन विन सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब आप सोचते हैं कि दूसरे की जीत में ही आपकी जीत है, तो आप हल निकाल लेते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या असल दुनिया में ये हमेशा प्रैक्टिकल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विन विन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा अपनी इच्छा छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप हमेशा एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश करें जिससे दोनों पक्षों को कुछ न कुछ मिले। और अगर ऐसा कोई रास्ता नहीं है, तो एक समझदार व्यक्ति नो डील का विकल्प भी चुनता है, बजाय इसके कि किसी एक को नुकसान हो। बिल्कुल, ये भी एक तरह की जीत ही है। सही बात है। एक और कहानी जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, वो थी अपने शब्दों को सावधानी से चुनने के बारे में। वो किसान और पंखों वाली कहानी। हाँ, कि कैसे एक किसान अपने पड़ोसी के बारे में कुछ बुरा भला कह देता है। बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो उसे सलाह दी जाती है कि वो पंखों से भरा एक थैला शहर के चौराहे पर जाकर बिखेर दे। वो ऐसा कर देता है, फिर उसे कहा जाता है कि अब जाओ और सारे पंख वापस इकट्ठा करके लाओ, जो कि नामुमकिन था। एक बार मुंह से निकले शब्द भी उन पंखों की तरह होते हैं, आप उन्हें वापस नहीं ले सकते। उनका असर हमेशा रहता है। और शायद यही वजह है कि विनम्रता को इतना महत्व दिया गया है। जॉर्ज वॉशिंगटन की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, जहां वे कमांडर इन चीफ होते हुए भी घोड़े से उतरकर सैनिकों की मदद करते हैं, जबकि उनका अफसर सिर्फ खड़े होकर हुक्म चला रहा होता है। इन सभी कहानियों को अगर हम जोड़ें तो एक ही बात निकलती है। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व आपके कपड़ों या आपकी बातों से नहीं, आपके चरित्र की गहराई से आता है। काबिलियत आपको कुर्सी तक पहुंचा सकती है, लेकिन उस कुर्सी पर आपको बनाए सिर्फ आपका चरित्र ही रखता है। एकदम सही। और अगर चरित्र वो मजबूत इमारत है, तो हमारी आदतें वो ईंटें हैं जिनसे ये बनता है। और यहीं पर अवचेतन मन का रोल बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, अध्याय 6, अवचेतन मन और आदतें। इसकी शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से होती है। हम सब जीतने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हमें हारने के लिए तैयार किया जाता है। और ये तैयारी, ये कंडीशनिंग हमारी आदतों से आती है। बिल्कुल। इसे समझाने के लिए वो विशाल हाथी वाली कहानी है ना, वो मुझे हमेशा याद रहती है। वो कहानी सच में झकझोर देती है। जब हाथी का बच्चा छोटा था, तो उसे एक मोटी जंजीर से बांधा गया था। उसने बहुत कोशिश की पर नाकाम रहा। धीरे धीरे उसने मान लिया कि वो उस जंजीर को कभी नहीं तोड़ सकता। अब जब वो एक विशाल जानवर बन चुका है, जिसे एक पतली सी रस्सी से बांधा जाता है, तो भी वो भागने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका मन बचपन में ही प्रोग्राम हो चुका है। वो रस्सी असल में नहीं, उसके दिमाग में है। हम में से कितने ही लोग उस हाथी की तरह अपनी मानसिक रस्सियों से बंधे हुए हैं। बिल्कुल। और यहीं पर गीगो का सिद्धांत काम आता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी आप अपने दिमाग में जो डालेंगे वही बाहर आएगा। एकदम। हमारा मन एक बगीचे की तरह है, एक उपजाऊ जमीन। वो अच्छे और बुरे बीज में फर्क नहीं करता। अच्छा। आप उसमें गुलाब बोएंगे तो गुलाब उगेगा, जहर बोएंगे तो जहर उगेगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर आप जानबूझकर अच्छे बीज नहीं बोएंगे, जंगली घास फूस अपने आप उग जाएगी। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आज के इस सोशल मीडिया और 24 घंटे न्यूज़ के दौर में हम अपने मन के बगीचे में रोज क्या डाल रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। तो अगर किसी को अपनी पुरानी आदतें बदलकर नई बनानी हो, तो क्या इसका कोई तरीका है? इसका एक प्रोसेस है जिसे 4 चरणों में समझा जा सकता है। साइकिल चलाना सीखने का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। पहला चरण है अचेतन अक्षमता, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। जब एक बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसे क्या नहीं पता। ओके, फिर दूसरा चरण आता होगा जब वो दूसरे बच्चों को साइकिल चलाते देखता है। बिल्कुल। ये है सचेत अक्षमता, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब उसे पता चल गया है कि उसे साइकिल चलाना नहीं आता। और तीसरा चरण है सचेत सक्षमता, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। हाँ, जब वो बहुत ध्यान लगाकर सचेत प्रयास से साइकिल चला पा रहा है, लेकिन हर पल सोचना पड़ रहा है। और आखिरी चरण जहां हम सब पहुंचना चाहते हैं, वो है अचेतन सक्षमता, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब साइकिल चलाना उसकी आदत बन चुका है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस। लगातार करने से वो आदत बन जाती है। और ऑटो सुझाव इसका सबसे शक्तिशाली टूल है। इसमें हम अपने अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक निर्देश देते हैं,
वो भी वर्तमान काल में। जैसे ये कहना कि मैं शांत और आत्मविश्वासी हूँ, बजाय इसके कि मैं तनाव में नहीं रहूंगा। अच्छा, नहीं शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करना? क्योंकि हमारा मन नहीं की तस्वीर नहीं बना सकता। जब आप कहते हैं तनाव में नहीं रहूंगा, तो मन तनाव की ही तस्वीर देखता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। तो जब हम अपनी आदतों को सचेत रूप से चुनना सीख जाते हैं, तो अगला कदम होता है अपनी जीवन की दिशा चुनना। और यहीं से हम लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग पर आते हैं। बिल्कुल। बिना लक्ष्य के जीवन उस जहाज की तरह है जिसका कोई कप्तान नहीं। कहीं भी पहुंच सकता है या कहीं भी नहीं। फ्लोरेंस चैडविक की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो कहानी बहुत प्रेरणादायक है। वो कैथलीना चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनने की कोशिश कर रही थी। घना कोहरा था, पानी बर्फीला था। घंटों तैरने के बाद जब उन्हें किनारा नजर नहीं आया तो उन्होंने हार मान ली। बाद में पता चला कि वो किनारे से सिर्फ आधा मील दूर थी। और उन्होंने बाद में कहा, अगर मैं जमीन देख पाती तो मैं कर लेती। मतलब कोहरे ने सिर्फ जमीन को नहीं ढका था, उसने उनके दिमाग में लक्ष्य की तस्वीर को भी धुंधला कर दिया था। लेकिन 2 महीने बाद उन्होंने फिर कोशिश की। हाँ, और इस बार भी मौसम वैसा ही खराब था, पर उन्होंने अपने दिमाग में किनारे की तस्वीर को बनाए रखा और न सिर्फ चैनल पार किया, बल्कि पुरुषों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इससे ये तो साफ है कि एक स्पष्ट लक्ष्य कितना जरूरी है, पर फिर भी ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तय क्यों नहीं करते? इसके कई कारण हैं। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, लेकिन जो सबसे आम बहाना है वो है, मैं किसी दिन अपने लक्ष्य लिखूंगा। और वो किसी दिन कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। तो लक्ष्य बनाने का सही तरीका क्या है? किताब में स्मार्ट लक्ष्यों की बात की गई है। हाँ, स्मार्ट फ्रेमवर्क। एस यानी स्पेसिफिक लक्ष्य, बिल्कुल साफ होना चाहिए। जैसे मैं वजन कम करूंगा की जगह मैं अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करूंगा। बिल्कुल। एम यानी मेजरेबल, जिसे आप नाप सकें। ए यानी अचीवेबल, जो हासिल करने लायक हो। आर यानी रियलिस्टिक, जो आपकी सच्चाई से जुड़ा हो। और सबसे जरूरी टी यानी टाइम बाउंड, जिसकी एक डेडलाइन हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें बिजी होने और प्रोडक्टिव होने के बीच का फर्क समझाता है। पर क्या सिर्फ करियर या पैसों से जुड़े लक्ष्य बनाना काफी है? किताब में जीवन में संतुलन की बात की गई है। और ये सबसे जरूरी बात है। किताब जीवन के 6 पहलुओं का जिक्र करती है: पारिवारिक, वित्तीय, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। हाँ। जो 25 साल बाद उनमें से ज्यादातर या तो दिवालिया हो चुके थे या जेल में थे। उन्होंने पैसा कमाना तो सीखा, पर जीवन जीना नहीं। ये एक बहुत बड़ा सबक है, और ये हमें हमारे अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की ओर ले जाता है: मूल्य और दृष्टिकोण। बिल्कुल। सही काम सही कारण के लिए करना, क्योंकि बिना मूल्यों के सफलता खोखली होती है। महात्मा गांधी के 7 घातक पापों का जिक्र है, जैसे काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान। ये सब उसी खोखली सफलता की ओर ले जाते हैं। अपने मूल्यों को परखने के लिए किताब में 2 बहुत ही सरल टेस्ट दिए गए हैं: मामा टेस्ट और बाबा टेस्ट। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली हैं। कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछें। पहला, मामा टेस्ट। अगर मेरी माँ मुझे ये करते हुए देखती तो क्या उन्हें मुझ पर गर्व होता? और दूसरा, बाबा टेस्ट। अगर मेरे बच्चे मुझे ये करते हुए देखते तो क्या मैं चाहता कि वे मुझे देखें? ये 2 सवाल ज्यादातर नैतिक दुविधाओं को तुरंत सुलझा सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और विचार है जीतना और विजेता होना के बीच का फर्क। ये दोनों एक ही बात नहीं है। नहीं, जीतना एक घटना है, एक इवेंट। आप आज जीते, कल हार सकते हैं। लेकिन विजेता होना एक भावना है, एक स्पिरिट है। इसे मैराथन के उदाहरण से समझिए। हाँ, मान लीजिए 3 धावकों को मेडल नहीं मिला। क्या वे हार गए? शायद नहीं। हो सकता है एक का लक्ष्य सिर्फ दौड़ पूरी करना था, दूसरे का अपने पिछले समय से बेहतर करना था। अगर उन्होंने अपने अपने लक्ष्य पूरे कर लिए तो मेडल न जीतने के बावजूद वे विजेता हैं। तो विजेता होना एक आंतरिक एहसास है। बिल्कुल। एक विजेता ये भी जानता है कि किलर इंस्टिंक्ट का मतलब बेईमानी करना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपना 200% देना। और सबसे बढ़कर एक विजेता ये समझता है कि उन चीजों को खोने की कीमत पर पैसा कमाना व्यर्थ है जिन्हें पैसा खरीद नहीं सकता। जैसे खुशी, नींद, सच्चे दोस्त और एक घर, मकान नहीं। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार यही है कि सफलता कोई एक अकेली मंजिल नहीं है। ये हमारे लोगों से जुड़ने के तरीके, हमारी आदतों, हमारे स्पष्ट लक्ष्यों
और हमारे मजबूत मूल्यों का एक मिलाजुला नतीजा है। बिल्कुल। ये चारों स्तंभ मिलकर ही एक सार्थक और सफल जीवन की नींव रखते हैं। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। किताब में एक कहानी है एक व्यक्ति की जिसने एक डूबते हुए लड़के को बचाया। जी। जब लड़के ने उसे धन्यवाद कहा तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बेटा बस ये सुनिश्चित करना कि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम्हारा जीवन बचाने लायक हो। ये हम सभी के लिए एक गहरा सवाल है। ये किताब हमें सफल होने के सारे औजार देती है, लेकिन ये आखिरी कहानी हमसे सबसे जरूरी सवाल पूछती है। हम इन औजारों से जो जीवन बना रहे हैं, क्या वो उन सभी प्रयासों और बलिदानों के लायक है? हम अपने पीछे क्या विरासत छोड़ रहे हैं, इस पर सोचना जरूरी है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना, इसे जरा ध्यान से देखिए। 90%। ये एक चौंका देने वाला सच है। स्टॉक मार्केट में 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। जी हां, आपने सही सुना। हर 10 में से 9 लोग यहां अपना पैसा गवा देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, ज्यादातर लोग इसका जवाब गलत जगह ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई बेहतर स्ट्रैटेजी होगी, कोई सीक्रेट इंडिकेटर होगा, लेकिन असली वजह आपकी स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर है। शिव खेड़ा का ये जो फलसफा है, ये मार्केट पर एकदम सटीक बैठता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो कामयाब ट्रेडर्स हैं वो कोई अलग स्टॉक नहीं चुनते। नहीं, वो बाजार को देखने का, उसे एनालाइज करने का और सबसे जरूरी उसके बारे में सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाते हैं। तो चलिए हमारे पहले सिद्धांत पर आते हैं। नजरिया ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक ट्रेडर के लिए उसकी सोच, उसका माइंडसेट किसी भी स्टॉक टिप या किसी भी फैंसी स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा कीमती है। सच कहूं तो यही वो असली एसेट है जो आपको लाखों करोड़ों का पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेगा। किताब में एक बड़ी अच्छी कहानी है एक गुब्बारे वाले की। जब भी मेले में उसकी बिक्री कम होती, वो एक हीलियम भरा गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। बच्चे देखकर दौड़े चले आते। एक छोटे बच्चे ने पूछा, अंकल क्या वो काला वाला गुब्बारा भी उतना ही ऊपर जाएगा? गुब्बारे वाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से ऊपर नहीं जाता, उसके अंदर क्या भरा है उसकी वजह से ऊपर जाता है। ट्रेडर्स के लिए भी यही सच है। आपके पोर्टफोलियो को आपका नजरिया ही ऊपर लेकर जाता है, आपका माइंडसेट। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक प्रूफ भी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि हमारी 85% कामयाबी सिर्फ हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करती है और सिर्फ 15% स्किल्स और नॉलेज पर। अब इसे ट्रेडिंग में लगाइए। इसका सीधा मतलब है कि आपके चार्ट्स, पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब खेल का सिर्फ 15% हिस्सा हैं। बाकी का जो 85% है वो है आपका डर, आपका लालच और इन सबको कंट्रोल करने की आपकी काबिलियत। तो ये नजरिया असल में काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। डेविड और गोलियत की कहानी तो याद होगी। एक ही विशालकाय राक्षस, पर उसे देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए थे। एक के लिए, अरे ये तो इतना बड़ा है कि इसे मारा ही नहीं जा सकता, और डेविड के लिए, वाह ये तो इतना बड़ा है कि निशाना चूक ही नहीं सकता। बिल्कुल यही होता है जब मार्केट 20% गिरता है। एक हारने वाला ट्रेडर सोचता है सब खत्म हो गया, मार्केट इज टू बिग टू हिट, जबकि एक विजेता सोचता है क्या बात है, ये तो क्वालिटी स्टॉक्स को डिस्काउंट पर खरीदने का सुनहरा मौका है, मार्केट इज टू बिग टू मिस। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि एक कामयाब ट्रेडिंग करियर की नींव, उसका फाउंडेशन कैसे रखा जाता है। देखिए, जैसे किसी भी शानदार इमारत को एक मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में मल्टी करोड़ की सफलता के लिए एक बहुत शक्तिशाली और गहरी नींव चाहिए। कैलगरी टावर का उदाहरण लेते हैं। इसका कुल वजन 10,000 टन से भी ज्यादा है, लेकिन मजे की बात यह है कि उसमें से 60% से ज्यादा वजन यानी लगभग 6,300 टन जमीन के नीचे है, उसकी नींव में। यही बात ट्रेडिंग पर लागू होती है। आपकी सफलता का सबसे जरूरी हिस्सा अदृश्य है। वो है आपके नजरिए की वो मजबूत नींव जिस पर सब कुछ टिका होता है। एकर्स ऑफ डायमंड्स की ये कहानी उन ट्रेडर्स पर बिल्कुल फिट बैठती है जो एक होली ग्रेल की तलाश में एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पर कूदते रहते। एक किसान था जिसने हीरे खोजने के लिए अपनी जमीन बेच दी। उसने अपनी पूरी जिंदगी खोज में बिता दी और आखिर में कंगाल होकर मर गया। कई सालों बाद पता चला कि उसी की पुरानी जमीन पर मीलों तक फैले हीरे के खेत थे। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है, असली मौका, असली खजाना कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अपने डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग प्लान के अंदर ही छुपा हुआ है। उस किसान जैसी गलती मत कीजिए। अपने सिस्टम को बैकटेस्ट कीजिए, अपनी गलतियों से सीखें और उसे लगातार बेहतर बनाइए।
आपके हीरो के खेत वहीं हैं, बस आपको खोदने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्यों की बहुत बात कर ली, अब जरा कैसे पर आते हैं। ये जो जीतने वाला एटीट्यूड है, ये आखिर बनाया कैसे जाए? चलिए अब इसके कुछ ठोस एक्शन लेने वाले कदमों पर नजर डालते हैं। किताब के हिसाब से शुरुआत इन 3 पावरफुल कदमों से होती है। पहला, अपना फोकस बदलिए। हर लूजिंग ट्रेड में मार्केट से नाराज होने के बजाय ये सबक खोजिए कि अगली बार क्या बेहतर करना है। दूसरा, टाल मटोल करना बंद कीजिए। अगर आपके सिस्टम ने खरीदने का सिग्नल दिया है तो अभी एक्शन लीजिए, हिचकिचाइए मत। और तीसरा, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का भाव विकसित कीजिए। अपने जीतने वाले ट्रेड्स के लिए आभारी रहिए, इससे आपका आत्मविश्वास आसमान छुएगा। एंड्रू कार्नेगी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि लोगों से डील करना सोना खोदनी जैसा है। आपको 1 आउंस सोने के लिए टनों मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन आप वहां मिट्टी खोजने नहीं जाते, आप सोना खोजने जाते हैं। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही है। आपको सैकड़ों चार्ट्स यानी मिट्टी में से वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स यानी सोना खोजना सीखना होगा, ना कि उन वजहों पर फोकस करना होगा कि कोई ट्रेड फेल क्यों हो सकता है। तो मैं आज ये सवाल सबके सामने रखता हूं, क्या आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में अपनी गलतियों यानी उस गंदगी को देखना बंद करके उन पैटर्न्स यानी उस सोने पर फोकस करने के लिए तैयार हैं जो असल में काम करते हैं? इस सीरीज के अगले हिस्से में हम और भी गहरे उतरेंगे। हम उस अंदर के करोड़पति को बनाने पर काम करेंगे, मतलब वो सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन बनाएंगे जो बड़े पैमाने पर दौलत को संभालने के लिए जरूरी है। तो हमेशा याद रखिए, ये 90% का खेल सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का है। आज हमने सीखा कि कैसे एक विजेता का नजरिया ही आपकी सबसे बड़ी दौलत हो सकता है। अगली बार तक ये था AAA ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मान थापा। देखते रहिए और सीखते रहिए।